जोंग ने ये है कि माफीनामा को एक्सेप्ट कर लिया। आखिरकार ये लोगों की फाइटिंग स्ट्रेंथ काफी अच्छी थी। बाद में इक्लिप्स समूह से फाइट करने में ये लोग काफी काम आ सकते हैं। भले ही इनके दिल में जोंग के लिए उतनी रिस्पेक्ट ना हो, लेकिन बैटलफील्ड में ये लोग जोंग की बात मानने से इनकार नहीं कर सकते। और अगर ये लोग जोंग की बात मानने से इनकार करेंगे तो जोंग तो वहीं पे उन्हें मार सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग उनका मेन काम बन चुका था। साथ ही गाओ चौकोंग भी अक्सर जोंग से कांटेक्ट में रहा करते थे ताकि बैटल का प्लान डिस्कस किया जा सके। और हेडक्वार्टर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पूरे एरिया में नजर बनाए रखे थे। ये सभी कुछ कमांड सेंटर से चल रहा था। इक्लिप्स समूह के गायब हुए आधा महीना हो चुका था। इस हाफ मंथ में कमांड सेंटर ने पूरी तरह से तैयारी कर ली थी, बस इक्लिप्स समूह का सामने आना बाकी था। कमांडर जूजेंग ईस्ट सी कमांडर को फोन करके कहते हैं, ओर्डली, यकीनन आप जानते होंगे कि पहले हमारे क्षेत्र में क्या हुआ था। रोनिन लोग तो समुद्र पार से आए थे और आपका ईस्ट सी डिस्ट्रिक्ट कोस्टल डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे भी आती है। तभी ईस्ट सी का कमांडर कह रहा था, ओल्ड जो तुम क्या कह रहे हो, ये तो बिल्कुल रीजनेबल नहीं है। हमारी ईस्ट सी डिफेंस का मेन फोकस है अचानक आने वाले पायरेट्स ग्रुप से निपटना है और साथ में उन फोर्सेस से बचाव करना जो हमारे एरिया में अटैक कर सकते हैं। अब जैसा कि आइस एज आ गया है, हमारे पास इतने मेन पावर नहीं है हर छोटी छोटी लीक को बंद कर सके। सभी छोटी मछलियों और झींगों को रोकना भी पॉसिबल नहीं है। कमांडर जूजेंग कह रहे थे, मुझे पता है, मुझे तो सबसे बड़ी चिंता ये होती है इक्लिप्स समूह की हरकतों के कारण बड़ी संख्या में विदेशी ताकतें हम पे बुरी नजर डाल सकती हैं। इसलिए आप लोगों को सी डिफेंस में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। स्पेशली हमारे जैंगनान डिस्ट्रिक्ट के साउथ ईस्ट कोस्टल एरिया में ओल्ड मैन ली कह रहे थे, तुम्हारे रिमाइंडर की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इस बात को ध्यान रखता हूँ। अभी सिक्योरिटी पे ध्यान देना काफी जरूरी है। अभी कोई भी बेड़ा समुद्र के आसपास नजर आता है, हम उसे वार्निंग देंगे। अगर वे नहीं सुनेंगे तो हम उसे डुबो देंगे, उन्हें आग लगाकर खत्म कर देंगे। हम उन्हें अपने एरिया में घुसने का मौका ही नहीं देंगे। जैसा कि कहा गया है, ईस्ट सी डिस्ट्रिक्ट वाले सिर्फ बड़े शिप पे ही नजर रख सकते हैं। उनके पास हर एक छोटी बोट को डिटेक्ट करना और रोकने की पावर नहीं है। इसीलिए इक्लिप्स समूह के आइस ब्रेकर शिप समुद्र पार करके जियांगनान क्षेत्र आ चुके थे। तभी ईस्ट सी का कमांडर ली पूछ रहा था, जूजेंग, मैंने सुना है इक्लिप्स समूह के आधे लोग मारे जा चुके हैं और अब उनका कोई नामो निशान भी नहीं मिल रहा है। क्या वे लोग डर गए हैं और भाग गए हैं? और तुम लोग तो इस तरह से व्यवहार कर रहे हो, सारा माहौल तनावपूर्ण बना रहता है। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है तो आप मुझे बता सकते हो। कमांडर जूजेंग कह रहे थे, नहीं, मुझे बस इतना पता है कि वे लोग वापस जरूर आएंगे। मैं उन भेड़ियों के बच्चों को अच्छी तरह से जानता हूँ। उनकी चाह तो उनकी भूख से भी ज्यादा की है। ये भेड़िए के बच्चे खून देखते ही पागल हो जाएंगे। वे लोग ये मौका नहीं छोड़ेंगे। जियांगनान क्षेत्र को कब्जा करने का इरादा वे लोग नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए मैं भी उन लोगों के आने का इंतजार कर रहा हूँ। कमांडर ली गुआंगशियाओ कह रहे थे, ठीक है, आप लोग जमीनी मुद्दे को खुद ही संभाल ले। और जहाँ तक समुद्र की बात है, अगर वे लोग इस तरफ आते हैं तो मैं भी उन्हें रोक लूंगा। जब हमें उनके निशान मिल जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि वे लोग यहाँ से नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोग उन्हें यहीं रोक देंगे। जैसा कि कमांडर जूजेंग ने तो पहले ही सोचा था, इक्लिप्स समूह के लोग सेंट्रल एरिया पे कब्जा करने का इरादा नहीं छोड़ सकते हैं। लास्ट फाइट के बाद वे लोग पीछे हट गए, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें रिकवरी की जरूरत थी। वे लोग और भी ज्यादा लोगों को रिक्रूट करने के लिए गए थे ताकि एक और भी खतरनाक फाइट किया जा सके। दूसरी तरफ दिखाया जाता है, बर्फीले समुद्र के ऊपर सुबह का वक्त था। फॉग ज्यादा होने के कारण दृश्य क्लियर नहीं थे। तियानलोंग पायरेट्स का ग्रुप डेंस फॉग के बीच साउथ ईस्टर्न सी में इंटर कर रहे थे। सबसे रिच जियांगनान डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रहे थे। वे लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए कुछ अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। आज सुबह की ठंड काफी ज्यादा है। अगर हम लोग इस दिशा में जाते हैं तो जियांगनान क्षेत्र की तरफ चले जाएंगे। क्या ये सच है? ये सभी तियानलोंग पायरेट्स के 4th डिवीजन के लोग हैं। फिनिक्स वन रेन कॉल पे किसी से बात कर रहे थे, हेलो, बताएं क्या हाल है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, जियांगनान क्षेत्र वाले पहले से ही आप लोगों का इंतजार में हैं। उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। ओह, तो वे लोग हमारे खिलाफ कितने सारे म्यूटेंट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरी तरफ से जवाब आती है, पहले से बस थोड़ा सा ज्यादा है। फिनिक्स वन रेन हंसते हुए कह रहे थे, ये तो काफी दिलचस्प है।
फिनिक्स वानरेन कह रहे थे वैसे भी मेरे पास काफी सारे लोग पहले से तैयार हैं। दिखाया जाता है लगभग 200 के करीब आइस ब्रेकर शिप जैगनान क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे थे। वे सभी मायूमी की गाइडेंस की वजह से बहुत सारी परेशानियों से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे और गद्दार गाओ चोंगकोंग आगे बता रहे थे अगर इस बार आप लोग जीतना चाहते हो, अगर आप जैगनान क्षेत्र के उस व्यक्ति से निपटना चाहते हो जो आपकी फ्यूचर प्रिडिक्शन को रोक सकता है। फिनिक्स वानरेन उसी के बारे में सोच रहे थे। उसके काफी सारे लोगों को उसने मार दिया था। अगर वह शख्स नहीं होता तो वह अब तक सेंट्रल एरिया में अपनी पकड़ बना चुके थे। फिनिक्स वानरेन पूछ रहे थे वह व्यक्ति कहाँ पे है। गाओ चोंगकोंग बता रहे थे चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को उस व्यक्ति से छुटकारा पाने में मदद करूंगा। अब आगे तुम लोगों को। फिनिक्स वानरेन ने भी उनकी बातों को कंप्लीट करते हुए सुना और उसकी चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। ये सुनकर तो काफी कमाल लग रहा है। वैसे बार बार आपकी जानकारी के लिए शुक्रिया, पर एक बात है जिसकी हमेशा से मुझे चिंता बनी रहती है। तुम कौन हो जो कि हमें इतनी जानकारी वाली इंफॉर्मेशन देते रहते हो? क्या ये इसलिए है क्योंकि आप भी जैगनान क्षेत्र के दुश्मन हो? दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी आप हमारी दी गई इंफॉर्मेशन को एक बार खुद से भी चेक कर लो। हमारी दी गई जानकारी पे तुम आंख मूंद कर भरोसा भी तो नहीं कर सकते और बस आप ये समझ सकते हो कि आपका और हमारा टारगेट एक ही है, जैगनान क्षेत्र के शासन को उखाड़ फेंकना। बात कंप्लीट हो जाने के बाद कॉल काट दिया गया। फिनिक्स वानरेन काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। तभी 4th डिवीजन के कैप्टन आते हैं और कह रहे थे क्या बात है, आज आप कुछ ज्यादा खुश लग रहे हो। हाँ वो बात तो है। और फिनिक्स वानरेन कह रहे थे मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, बस आपको अपनी दिशा चेंज करनी होगी। बस आप उस दिशा में चले जाओ। मुझे परेशान करने वाला उस व्यक्ति से छुटकारा पाने में हमारी मदद करो और काफी रिच सिटी त्यानाई सिटी आपके जेब में होगा। अभी 4th डिवीजन के कैप्टन कैन्यूट कह रहे थे एक कठिन व्यक्ति जिससे आप मुझे निपटने के लिए कह रहे हो। तभी फिनिक्स वानरेन कह रहे थे घबराए नहीं, ये हम लोगों के लिए मुश्किलें जरूर हो सकती है लेकिन आप पायरेट्स के लिए नहीं है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए त्यानाई सिटी कितना ज्यादा रिच है। आप बस वहाँ के रिसोर्सेस और महिलाओं के बारे में सोचे। उनसे छुटकारा पाने के बाद त्यानाई सिटी आपका हो जाएगा। कैन्यूट कह रहे थे रोनिन तुमने जो कहा वो सच होना चाहिए। अगर मुझे पता चला कि तुम हम लोगों के खिलाफ साजिश कर रहे हो तो फिर तुम अपने जीवन में कभी भी समुद्र की यात्रा नहीं कर पाओगे। फिनिक्स वानरेन कह रहे थे अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बस मायूमी की गाइडेंस को आप लोग फॉलो करो। आप लोग काफी सेफ तरीके से वहाँ पहुँच सकते हो। उसके बाद वहाँ पे जो चाहे वो कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। उसके बाद तुम लोगों पे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ दिखाया गया जोंग के सैटेलाइट फोन पे सचिव लैन सिंचैन का कॉल आ रहा था। जोंग कह रहे थे हेलो सचिव लैन सिंचैन। दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी कैप्टन जोंग दुश्मन आ रहे हैं, जल्दी से आप अपनी पूरी टीम को कमांड सेंटर में लेकर चले आए। आज रात हम लोग बैटल शुरू करने वाले हैं। जोंग ये सुनकर काफी शौक में थे। क्या दुश्मन आ रहे हैं? जोंग अपने बगल में बैठे हुए हुआ को कह रहे थे जाओ टीचर लियान और शिकिंग को जगाओ, मैं दरवाजे पे आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। कुछ देर बाद टीचर लियान, शिकिंग और हुआ चले आ रहे थे और ये तो नहीं बताया गया कि हुआ ने शिकिंग और टीचर लियान को किस तरह से जगाया था, लेकिन वे सभी अब फाइट के लिए तैयार थे, कमांड सेंटर जाने के लिए निकल चुके थे। आज की एपिसोड तो यहीं तक थी। आप भाइयों से गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप भाइयों का शुक्रिया, धन्यवाद।